क्या आपको पता है कि भारत में डायबिटीज के कुल 7 करोड़ से भी ज्यादा पेशेंट हैं और ये डायबिटीज होने का मुख्य कारण हमारे हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमित राजपूत ए टू जेड बेस्ट में। कल हमने पढ़ा था मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में फर्स्ट भाग पढ़ लिया था आहार नाल। आज हम पढ़ेंगे सेकंड भाग पाचन ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं। पाचन ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पाचन ग्रंथियाँ फर्स्ट लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। फर्स्ट कड़पूर्व ग्रंथि, सेकंड अधोहनु ग्रंथियाँ और थर्ड है अधोजवा ग्रंथि। फर्स्ट कड़पूर्व ग्रंथियाँ। ये चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में कान व कपालों के पीछे स्थित होती हैं। लार में श्लेष्म तथा टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड को पचाने में सहायक होता है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सेकंड है अधोहनु ग्रंथि। ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती हैं। अब थर्ड है अधोजवा ग्रंथि। ये जभा के ठीक नीचे स्थित होती है तथा सक्रिय ग्रंथि है। अब इसके कुछ कार्य हैं। मानव में 1 से 1.5 लीटर लार मुखगुहा से निकलता है, श्रावण होता है। इसमें 99% जल और 1% एंजाइम होता है। एंजाइम में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक हार्मोन्स होता है। टाइलिन पाचन की क्रिया शुरू करता है और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन को चिकना बनाता है। लार हल्की अम्लीय होती है, इसका pH 6.8। लार में उपस्थित थायोसाइनेट आयन तथा लाइसोजाइम एंजाइम मुखगुहा को जीवाणु मुक्त रखने में सहायक है। लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट तथा फॉस्फेट आयन भोजन की अधिक अम्लीय तथा क्षारीयता से रक्षा कर अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखते हैं। अब पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है। इसका वजन 1 से 1.5 kg होता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत यह गहरे लाल रंग का, कत्थई रंग का, कोमल परंतु कठोर, लगभग 22 सेमी लंबी व चौड़ी तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह द्विपालित संरचना है। इसमें दाईं पाली बाईं पाली से अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। दाईं पाली हल्की खांचे की सहायता से 3 पिंडों में विभाजित रहती है। पहला है मुख्य दायां पिंड, दूसरा है अनुसंधिका पिंड और तीसरा है पुच्छ पिंड। यकृत के कुछ कार्य। हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है यकृत। इसका वजन 1 से 1.5 kg होता है। सबसे बड़ी यह ग्रंथि भी है। पित्तरस का निर्माण। इसका pH मान होता है 8.1 से 8.6। क्षारीय येलो और ग्रीन होता है। पित्तरस पित्ताशय में होता है। वसा का बाष्पीकरण करता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इसका बाष्पीकरण कहलाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। एंजाइम को सक्रिय करता है। हेपेरिन का निर्माण करता है। हेपेरिन क्या कहलाता है। हेपेरिन जो होता है जो रक्त को शरीर में जमने नहीं देता है और पित्तरस का निर्माण लीवर करता है। पित्तरस इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। यह जहरीले पदार्थ को दूर करता है। यकृत को खराब करने के कुछ कार्य भी हैं, जैसे एल्कोहल, वसा। एल्कोहल एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड को यकृत को नष्ट कर देता है। एल्डिहाइड। वसा का प्रभाव, यह यकृत कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लिवर शरीर का वो हिस्सा जो तब तक नहीं मर सकता है जब तक उसके 75% से भी ज्यादा सेल्स डैमेज न हो जाएं। यानी अगर इस लिवर के 25% सेल्स भी बच गए तो लिवर अपने आप ही खुद को रिपेयर कर लेगा। इस लिवर के फंक्शन के बारे में तो पूछो ही मत। सैकड़ों फंक्शंस हैं इसके, इतना कि बॉडी में कोई और वाइटल ऑर्गन इतना ज्यादा फंक्शंस नहीं दिखाते हैं। आई एम श्योर इतना बोलकर मैं आपको ये बताने में सक्षम हो पाया हूँ कि लिवर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए।
केवल लिवर के स्वस्थ रहने से भी आपके बॉडी में कोई रोग ना हो। तो अब जिज्ञासा का मोड ऑन होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि लिवर आखिर काम कैसे करता है जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके काम क्या क्या है। चलिए आज आपको इसके बारे में एक एक बात बता देंगे और आपको ये जानकर मजा ही आ जाएगा। देखिए, लिवर हमारे पेट में बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे दाहिनी तरफ होता है, जो कि 2 लोब में बटा रहता है। इसका जो दाहिना वाला लोब होता है वो अपने बाएं लोब से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और इन्हीं 2 लोब के बीच में से ही हमारा इसोफेगस होकर गुजरता है। हमारा लिवर गहरे भूरे रंग का होता है। इसके ऊपर एक कैप्सूल जैसी परत चढ़ी रहती है। लिवर वजन में 1.5 किलो तक होता है, और इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी जो दाएं से बाएं तरफ की लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया है कि हृदय कैसे काम करता है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हृदय एक महाधमनी से जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं एओर्टा। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह होता है जो शरीर में सभी धमनियों से जुड़ा रहता है। यहीं से शरीर के सभी हिस्सों को खून जाता है। इस एओर्टा से एक बहुत बड़ी धमनी जुड़ी रहती है जो कि स्प्लीन से जाकर जुड़ जाती है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़ी हुई रक्त वाहिकाएं हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज और पेट से होते हुए हमारे लिवर से जाकर जुड़ जाती है। लिवर से ये जब जाकर जुड़ती है तो इसे पोर्टल वीन कहा जाता है। लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से 80% खून, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम ही होती है, वो इस पोर्टल वीन के थ्रू ही लिवर में जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये पेट, इंटेस्टाइन और स्प्लीन वगैरह से होकर आती है, इसलिए इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये सब होते हैं। उसके बाद इसी एओर्टा से एक और बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जो कि सीधा सीधा डायरेक्ट ही लिवर से आकर जुड़ जाती है। इसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है। हमारे लिवर में जितना भी खून जाता है ना, उसमें से 20% खून इसी हेपेटिक आर्टरी से ही होकर जाता है। और चूंकि ये हृदय से यानी एओर्टा के थ्रू डायरेक्ट हमारे लिवर में आता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहती है। चलिए, आप इतना तो समझ गए कि लिवर में 2 बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स आती हैं। एक तो हमारे पेट वगैरह से आती है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और एक आती है डायरेक्ट हृदय से एओर्टा के थ्रू जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वो मात्रा में कम होता है। उससे लिवर को केवल 20% खून ही मिलता है। अब देखिए, हमें आना है लिवर के अंदर। जब यह सब खून लिवर के अंदर आ जाता है तो उसके बाद लिवर के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जब हम लिवर को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि लिवर के अंदर कई सारे हेक्सागोनल शेप के एक संरचना बनी हुई होती है जिसे हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं। एक बार इस हेपेटिक लोब्यूल की संरचना को देख लीजिए। ये बिल्कुल एक हेक्सागोनल शेप में होता है और इसके कुल 6 कॉर्नर होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लिवर के अंदर कुल 10 लाख से भी ज्यादा हेपेटिक लोब्यूल हैं। अब देखिए, इन हेपेटिक लोब्यूल के 6 कॉर्नर पर जो 2 मुख्य ब्लड वेसल्स आ रही थी, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वीन, वहां से कुछ ब्लड कैपिलरी इन हर एक हेपेटिक लोब्यूल के 6 कॉर्नर पर आकर ब्लड मुहैया करवाती हैं, और यहाँ से ब्लड एक नालीनुमा संरचना बना देते हैं, और ब्लड यहाँ से बहते हुए हेपेटिक लोब्यूल के बीच में एक सेंट्रल वीन होता है, वहां पर जाते हैं। यह जो ब्लड नालीनुमा संरचना से बहकर जाती है, उसके दोनों तरफ लिवर के सबसे मेन सेल्स हेपेटोसाइट्स होते हैं, और इसी हेपेटोसाइट्स के पीछे की ओर होता है लिवर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेल, कुफर सेल, जो रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके यानी उन्हें डेड करके बाइल जूस बनाते हैं। तीसरा होता है हेपेटिक स्टेलेट सेल जो कि फैट को स्टोर करता है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल जो कि लिवर में ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है। देखिए, जब भी लिवर के इस हेपेटिक लोब्यूल पर दोनों रक्त वाहिकाओं से ब्लड आता है तो जैसे ही ब्लड इस नाली जैसे संरचना की तरफ आता है जिसे साइनोसॉइड कहते हैं, वैसे ही लिवर के 4 मेन सेल्स ब्लड को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इसमें होता यह है कि सबसे पहले ब्लड जाता है हेपेटोसाइट्स की तरफ जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। ऐसे सेल्स डेवलप होने लगते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुफर
सेल जो ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके बाइल जूस का निर्माण करने लगते हैं। जी हाँ, वही बाइल जूस जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भोजन पेट से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है तो चूंकि उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो यही बाइल जूस उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके प्रोटीन और फैट जैसे चीजों को प्रोसेस करके उन्हें अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। देखिए, जब लिवर बाइल जूस बना लेता है तो उस बाइल को इकट्ठा करने के लिए प्रकृति ने हमारे लिवर के नीचे एक बहुत ही जबरदस्त बर्तन भी बनाया है। उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो ऑर्गन है जो बाइल जूस को इकट्ठा किया रहता है जब हम भोजन करते हैं, और वो भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो यही बाइल जूस थोड़ा थोड़ा करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और इसी बाइल जूस का निर्माण करना लिवर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन लिवर का काम केवल इतना ही नहीं है। लिवर का काम इतना है कि इस पर बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि लिवर में एक सेल होता है हेपेटिक स्टेलेट सेल। लिवर में इस सेल का काम क्या होता है? देखिए, ये सेल लिवर में कुल लिवर के वजन का 5% होता है और इसका काम लिवर में फैट और विटामिन को स्टोर करने का होता है, और जब शरीर को जरूरत हो तुरंत ही इसे रिलीज करके शरीर में उन पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। लिवर के इन्हीं हेपेटिक लोब्यूल में एक और सेल होता है जो कि लिवर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है साइनुसॉइडल एंडोथेलियल सेल। इस सेल का काम होता है कि जैसे ही लिवर में ब्लड आता है, यह सेल लिवर में ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करके उससे हेपेटिक लोब्यूल के सेंट्रल वीन में भेज देता है, और वहां से ये बिल्कुल शुद्ध खून लिवर के बाहर जाता है और हृदय में पहुंच जाता है। कैसे? देखिए, लिवर में बाहर की ओर जाने वाला एक हेपेटिक वीन होता है जो कि हृदय में नीचे की ओर इंफीरियर वेना केवा की ओर जुड़ जाता है, और वहीं से ये शुद्ध खून जो कि डिटॉक्सिफाइंग हो चुका है वो अब ऑक्सीजन लेने के लिए हृदय के पास पहुंच जाता है। वहां से फेफड़े पर जाता है और फेफड़े से फिर ये हृदय में पंप होकर पूरे शरीर भर में ये शुद्ध खून फैल जाता है। चलिए, आपको इतना तो बता दिया है, अब आपको जाते जाते एक बोनस देते जाते हैं। आपने सुना है ना कि जल्दी जल्दी हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवा लो या हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवा लो, नहीं तो ये हमें बहुत बुरी तरीके से बीमार कर देगा। आखिर ये हेपेटाइटिस होता क्या है? देखिए, हेपा मीन्स लीवर होता है, यह एक ग्रीक वर्ड है, और आइटिस का मतलब किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन को दिखाने के लिए जोड़ा जाता है। हेपेटाइटिस में लीवर में एक वायरस आ जाता है जो कि लीवर को डैमेज कर देता है, और इसकी वर्स कंडीशन में लीवर काम करना ही बंद कर देता है और व्यक्ति मर जाता है। हेपेटाइटिस भी 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तीनों ही प्रकार में 3 अलग अलग वायरस होते हैं जो कि लीवर को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। इसीलिए बचपन में आप में से कई लोगों को हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाया गया होगा ताकि हमारा लीवर जीवन पर्यंत सुरक्षित रहे। और जो हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है ना, उसमें भी लीवर का थोड़ा बहुत रोल है। पीलिया में ये होता है कि हमारे शरीर में डेड आरबीसी यानी बाइल जूस में बिलीरुबिन का निर्माण बहुत ज्यादा हो जाता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है, और चूंकि बिलीरुबिन का कलर पीले रंग का होता है इसीलिए पीलिया में पूरा शरीर पीले रंग का हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज दे पाने में सक्षम हो पाया हूं। अगर सच में ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके कुछ भी बताओ, जो भी आपको बताना है लिवर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। मैं इंतजार। अब अग्न्याशय से बताएं। अग्न्याशय पत्तीनुमा संरचना अंग है। यह यू आकार की एक ग्रहणी में मध्य स्थित 12 से 15 सेमी लंबी तथा चपटी ग्रंथि है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है और ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करती है। अग्न्याशय के कुछ कार्य हैं। फर्स्ट, अग्न्याशयी रस का निर्माण। सेकंड, इंसुलिन हार्मोन का स्राव। और थर्ड, ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव। फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट में 3 प्रकार का एंजाइम होता है अग्न्याशयी रस का। फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकंड एमाइलेज, थर्ड है लाइपेज। फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वह होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। सेकंड है एमाइलेज, एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और थर्ड है लाइपेज, यह वसा को ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में तोड़ता है।
और यहीं पर मानव के पाचन ग्रंथियों की कुछ कार्य थे वो फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। और सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्ते। क्या आपको पता है कि भारत में डायबिटीज के कुल 7 करोड़ से भी ज्यादा पेशेंट हैं और ये डायबिटीज होने का मुख्य कारण हमारे शरीर में इंसुलिन के बैलेंस का बिगड़ जाना है और ये इंसुलिन बनाने का काम करता है हमारा ये पैनक्रियाज यानी हमारा अग्नाशय। अब जब मैंने आपको ये बता दिया है कि अग्नाशय इंसुलिन बनाता है तो आपके मन में ये जिज्ञासा तो आएगी ही कि ये हमारा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज काम कैसे करता है और इसका काम क्या केवल इंसुलिन को बनाना ही है या कुछ और काम भी है इसका। चलिए आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करना। पैनक्रियाज एक पिंकिश ऑरेंज रंग का हमारे स्टमक के पीछे लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा एक लोब्युलर ग्लैंड होता है। और वजन की बात करें तो पैनक्रियाज वजन में 120 से 145 ग्राम तक होता है। देखिए पैनक्रियाज में ब्लड सप्लाई स्प्लीन से आने वाले स्प्लेनिक आर्टरी से होती है जो कि कई सारे ब्रांच में बंटकर पैनक्रियाज के हर एक सेल को ब्लड प्रोवाइड करवाता है। जब हम इस पैनक्रियाज को स्लाइस करके यानी काट कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि पैनक्रियाज के बीच में बिल्कुल पेड़ की एक शाखा की तरह पत्तियों की जाल की तरह एक संरचना होती है और उसके चारों ओर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स घिरे रहते हैं। एक बार इस संरचना को आप ध्यान से देख लीजिए। जब हम इस संरचना को जो कि एक टहनी में पत्तियों की शाखा की तरह है अग्नाशय में उससे देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसके बीच में एक डक्ट है जो कि सीधे छोटी आंत में जाकर मिल जाता है और इस डक्ट के चारों ओर पत्ती जैसी संरचना वाली जो चीज आपको दिख रही है वो है एसिनर सेल, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जब भी हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ पास होता है तब हमारा स्टमक एक गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है जो कि पैनक्रियाज में मौजूद इन एसिनर सेल को स्टिमुलेट कर देता है और इसके बाद एसिनर सेल उस भोजन को पचाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना शुरू कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हुए यह इस एसिनर सेल से लगे हुए डक्ट में चले जाते हैं जहां पर डक्ट के दीवार पर सेंट्रो एसिनर सेल बाइकार्बोनेट को रिलीज करते हैं। ये बाइकार्बोनेट नेचर में अल्कलाइन होता है यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए स्टमक में जो फूड आता है उसमें एसिड मिला रहता है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही बॉडी में बाइकार्बोनेट बनता है। यही डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट आपस में मिलकर अब पैनक्रियाटिक जूस बन जाते हैं और पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए छोटी आंत में जाकर मिल जाते हैं। पर ध्यान रहे जब यह छोटी आंत में मिलने ही वाले होते हैं तभी इससे गॉल ब्लैडर से आते हुए बाइल डक्ट भी आकर जुड़ जाती है जहाँ से ये बाइल जूस भी छोटी आंत में आकर गिरता है। दोनों डक्ट जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय से निकलने वाले ये जूस जब छोटी आंत में हमारे फूड के साथ मिल जाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके उन्हें हमारे शरीर में अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। पैनक्रियाज के इसी गुण के कारण जो कि वो पैनक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू छोटी आंत में सीक्रेट करता है, इस कारण से इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू करते हैं। अब देखिए इस एसिनर सेल की संरचना के चारों तरफ पैनक्रियाज में एक और सेल होता है या कहिए सेल के कुछ गुच्छे जैसे होते जिन्हें आइलेट्स ऑफ लंगरहांस कहते हैं। यह आइलेट ऑफ लंगरहांस मेनली 3 सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल और एक होता है डेल्टा सेल जो कि आपस में एक ब्लड कैपिलरी द्वारा जुड़े रहते हैं। आइलेट ऑफ लंगरहांस में इस अल्फा सेल का काम ये होता है कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करते हैं। इस ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जब भी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए तो ये हमारे शरीर में पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में बहा देते हैं। फिर इसी आइलेट ऑफ लंगरहांस में बीटा सेल का काम ये होता है कि ये हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंसुलिन सीक्रेट करता है और इंसुलिन का काम हमारे शरीर में ये होता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे मसल्स में स्टोर करवा देता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की तब ग्लूकागॉन इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। डायबिटीज में भी तो यही होता है। डायबिटीज में व्यक्ति का पैनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं पाता है जिसके कारण से शरीर में ब्लड शुगर एक्यूमुलेट होने लगता है और यूरिन के थ्रू शरीर से ग्लूकोज बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगता है जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। वही आइलेट ऑफ लंगरहांस का तीसरा सेल सोमेटोस्टैटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है जिसका काम इन अल्फा और बीटा सेल्स से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को इनहिबिट कराने में मदद करवाना है। देखिए आइलेट्स ऑफ लंगरहांस से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होते हैं जिसके कारण से अग्नाशय को एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपने हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार का ग्लैंड है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर और जरूर ही